तो बच्चों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग से लेक्चर में आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं अपना कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 4। पार्ट 3 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया सा समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी परेशानी है आपके मन में तो आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। तो चलिए फिर समय को बिना बर्बाद करे हुए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप नए हैं फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी प्रकार की देरी करे हुए। तो लास्ट वाला लेक्चर जो था बेटा हमारा, उसमें हम लोगों ने फीचर्स डिस्कशन कर रहे थे, फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वाला हमारा जो लेक्चर है उस पे हम लोग फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम लोग ने दो फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। एक अपना कर चुके थे स्पीड, एक कर चुके थे बेटा स्टोरेज, यानी कि गति और भंडारण। कौन कौन सा? गति और भंडारण, ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्पीड में। अब हम लोग आगे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं ऑटोमेटिव। फीचर 3 है आपका ऑटोमेटिव। ऑटोमेटिव का मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिव। तो इस फीचर के अंदर तो चलिए आप मेरे साथ साथ लिखिए, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। कंप्यूटर इज, मेरे साथ लिखिए, एन ऑटोमेटिक machine. Computer is an automatic machine which carries out out the instruction given by the user, given by the user without any human interference, without any human interference। क्या कह रहा है? कह रहा है ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ये हम सबको पता है कि कंप्यूटर हमारी क्या है बेटा? एक ऑटोमेटिक मशीन है। कह रहा है विच कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। और ये जो है वो क्या होता है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो अपना कैरी आउट करता है और उसको बिना किसी ह्यूमन, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के आपका जो कंप्यूटर है वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देता है, ऑटोमेटिक काम कर देता है। बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक के बारे में तो कुछ ज्यादा है नहीं, वो सब चीजें तो वो ऑटोमेटिक है। अगर कंप्यूटर ऑटोमेटिक नहीं हो तो फिर उसका इस्तेमाल ही क्यों करेंगे अगर हमें मैनुअली करना रहेगा, राइट। अगला है बेटा ऑटोमेटिव हो गया। ऑटोमेटिव के बाद में है एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी में क्या है? एक्यूरेसी में कह रहा है इफ द इनपुट डेटा, इफ, मेरे साथ लिखते चलिए, इफ द इनपुट डेटा
in the computer, in the computer is absolute correct. It's absolute correct. It's absolute correct. Then computer has capacity. Then computer has capacity. Capacity to given capacity to given cent% accurate result. Cent% accurate रिजल्ट। मेरे साथ लिखते चलेंगे बेटा सभी लोग। 100% एक्यूरेट रिजल्ट। तो क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हैं और आपने अपना कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आप कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारा जो टास्क था बेटा वो क्या था? एक्यूरेसी। तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इफ द इनपुट, यानी कि अगर यूजर, इफ द इनपुट डेटा इन अ कंप्यूटर इज एब्सोल्यूट करेक्ट, मतलब अगर जो यूजर, अगर हमारा जो यूजर है वो सही इनपुट देता है तो 100% आउटपुट भी क्या होगा? सही। ये बात बोली जाती है कि कंप्यूटर तब तक रिजल्ट गलत नहीं देता जब तक खुद यूजर ने कोई गलती ना करी हो इनपुट देने में। तो ये हमारा है, और ये जो आपका यहाँ पर क्या कहते हैं 100% है, इसका मतलब है बेटा 100% एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब पूरा का पूरा जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? अगला है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी या वर्सटैलिटी, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? कंप्यूटर इज यूज फॉर परफॉर्मिंग various function computer is used for performing various functions. It can be used for preparing any document. It can be used for preparing any document, printing, entertainment, etc. Printing, entertainment, etc. Entertainment, क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि कंप्यूटर जो है वो आप एक समय में एक से कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कंप्यूटर है, आप बैठ के कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा है एक पेज प्रिंट निकालो। जो कंप्यूटर होगा वो अपने प्रिंटर पे जाएगा और यहाँ से आपका जो पेज है वो प्रिंट होना चालू हो जाएंगे। उसी समय में जब ये प्रिंट देने के लिए कहा होगा, आपने कहा ऐसा है मेरे को भैया म्यूजिक भी सुननी है। क्या सुनना है? म्यूजिक। तो कंप्यूटर जो है वो वाया स्पीकर
आउटपुट डिवाइस आपको म्यूजिक भी प्ले करेगा। ये स्पीकर हो गया, ये आपको म्यूजिक भी प्ले करेगा। फिर आपने कहा कि आपको कोई लेटर ड्राफ्टिंग करनी है, मान लीजिए आपने कहा कि आप कुछ वर्ड वगैरह पे काम कर रहे हो और आप अपना यहाँ पे कुछ टाइपिंग करना है, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर वर्ड पे टाइपिंग, तो आप क्या कर रहे हो, तो एक ही समय में एक से ज्यादा काम को परफॉर्म कर रहे हो। तो जब हम बेटा एक समय में एक से ज्यादा काम को परफॉर्म करते हैं, तो ये जो हमारा वो कहलाता है, क्या बोलते हैं, फंक्शनिंग कहलाती है। इस फंक्शनिंग को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या वर्सटैलिटी। ये दोनों ही नाम आपने सुने होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी या वर्सटैलिटी, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे बेटा 5 फीचर्स हो गए। इसके अलावा एक और भी फीचर है, वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूं, दैट इज नोन एज डेलीजेंस। डेलीजेंस को हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। तो डेलीजेंस में क्या कहता है, कह रहा है डेलीजेंस कहता है as we know computer is an electronic device, so computer can work too many hours without any tiredness। क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर, एज वी नो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसका मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक लंबे समय के लिए काम कर सकता है बिना किसी भी चीज में थके हुए, लगातार कॉन्टिन्यूअस। ये एक लंबे समय तक में जो है वो आपका काम कर सकता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये आपका जो है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, तो आपका एक मिनट रुकिएगा, रुकावट के लिए बेटा खेद है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग जहां पढ़ रहे थे। तो हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था यहाँ पर कि डेलीजेंस के ऊपर। तो हमारा बेटा जो डेलीजेंस है यानी कि कार्य क्षमता की, हम लोग ये बात जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो ये कंप्यूटर आपका बिना थके हुए बहुत सारा काम कर सकता है। आप उसको आज कराइए, चलाते रहिए, अगर कोई पावर इंटरप्शन का और उसके कंपोनेंट खराब नहीं हो रहे हैं तो वो एक लंबे समय तक आपका जो है वो आपका काम करेगा और उसमें उसको किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं होगी, वो बढ़िया लगातार काम करता रहेगा। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अब जैसे मैं हूँ, मैं मान लीजिए अपने सुबह लेक्चर स्टार्ट करता हूँ 9 AM से, तो मैंने मॉर्निंग वाला जो लेक्चर दूंगा जब 9 बजे, तो उसके बाद जब मेरा लास्ट लेक्चर 7 to 8 चलता है, तो इस बीच में बहुत सारे लेक्चर हो जाते हैं। तो अब जो एनर्जी मेरे को मॉर्निंग वाले लेक्चर में रहेगी, क्या वो एनर्जी मेरे को शाम वाले लेक्चर में रहेगी? हाँ, मेरे केस में तो रहती है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में चार्ज होते रहते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह के इस प्रकार के माध्यम से। बट इस चीज में आपका बट एक सीमा है, इसके बाद में हर इंसान जो है वो थक जाता है, बट कंप्यूटर थकता नहीं है। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, डेलीजेंस यानी कि कार्य। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ लेते हैं। आगे था हमारे कुछ डिसएडवांटेज जो मैंने लिख दिए थे, अब मैं उनमें क्या बताऊं। तो बेटा डिसएडवांटेज क्या था आपका, एक तो डिसएडवांटेज है आपका सबसे बड़ा कि इसमें कोई आईक्यू नहीं है, नो आईक्यू। मतलब कंप्यूटर का अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है। आप जो उसको आदेश दोगे करने के लिए, जो इंस्ट्रक्शंस आप पास करोगे वो वही काम करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई उसको मतलब नहीं है, वो एक तो एक मशीन। दूसरा,
उसका खुद का दिमाग नहीं है, बट अब आज की डेट में मैं इसको कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग कंप्यूटर में एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंप्यूटर को सोचने की क्षमता दे रहे हैं, इस बारे में काम चल रहा है। मगर अभी तो फिलहाल नो है कि उसका एक डिसएडवांटेज ही है, जब एआई कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा तब भले ना रहे। इसके अलावा बेटा है नो फीलिंग। कंप्यूटर को गलत काम सही काम करने का कोई इंडिविजुअल लॉजिक नहीं है, वो हम लोग के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे, हम लोग एज अ यूजर कि हमें गलत काम कराना है। जैसे अब ऑटोमेटिक ब्लास्ट होते हैं तो आप जानते हैं कि वो तो ऑटोमेटिक है, मतलब कंप्यूटर ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से मशीन ही लगा हुआ है उसमें, तो उसका मतलब नहीं कि इसमें क्या मतलब है। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज हो गए, नो आईक्यू और नो फीलिंग, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बेटा वापिस से आ जाते हैं अपने लेक्चर पे, और जो हमारा चल रहा था, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपना, वो था हमारा बेटा क्या कहते हैं, जो हम लोग लास्ट वाले में डिस्कशन चाह, बीच में मैंने फीचर्स पढ़ा दिए, पहले मैं सोचा था बाद में पढ़ाऊंगा। तो बेटा वो था हमारा क्लासिफिकेशन, वो हमारा था क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफिकेशन हमारा कई प्रकार का था, जिसमें से जो हमारा था पहला अकॉर्डिंग टू जनरेशन, आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू जनरेशन, ठीक है। तो सबसे जो पहली हमारी जनरेशन थी वो थी हमारी बेटा क्या, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, देखिए किसी भी जनरेशन में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपकी तीन होती हैं। पहली ईयर, उसका साल क्या है, दूसरा टेक्निक कौन सी यूज हुई है, और तीसरा यूजेस क्या थे। तो अगर हम लोग ईयर की बात करें तो इसका देखिए, ईयर में बहुत ज्यादा अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं, है ना। कुछ लोग 1943 1953 मांगते हैं, कुछ 1944 से 1954 मांगते हैं, कुछ 46 से 54 मांगती हैं बुक्स। तो ये अलग अलग है एक्चुअली में, ये जिस प्रकार से समय टू समय हमारा कंप्यूटर जो है वो जनरलाइज हुआ, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ये, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये चीज है उसमें। तो एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं बस अभी वापस से लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे। थोड़ी देर इंतजार के लिए जो है वो क्षमा, और थोड़ा सा टाइम कुछ लग गया था, बीच में कुछ काम आ गया था, बट खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि फर्स्ट जनरेशन जो हमारा ईयर काम करते हैं, उसको साफ कर देते हैं, बस अच्छा सा लिखते हैं, राइट। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है, देखिए जनरेशन कोई भी हो, तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट। पहला तो वो जनरेशन कब से कब तक है, दूसरा टेक्निक कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं, तीसरा यूज क्या क्या है, और चौथा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कंप्यूटर कौन कौन से थे उस जनरेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन बेटा इसमें देखो एक्सेप्शन है, मैंने अभी बताया आपको, बट मोस्टली बुक्स आपको 1943 से 1953, ये जो 10 इयर्स का है वो आपको फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। टेक्निक इसमें जो है वो यूज हुई है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स अगर आपको समझनी है तो आप अपनी टेस्ट ट्यूब लीजिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाली, और उसको अपोजिट पलट दीजिए नॉर्मल
जो होते हैं टेस्ट ट्यूब्स को ऊपर से लिक्विड वगैरह फिल करते हैं, तो उसमें आप उसको पलट दीजिए और देन जब आप उसको करेंगे तो वो आपका बन जाएगा, क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब, और नीचे से वैक्यूम पास कराइए। अब इसके देखिए यूजेस क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर है हमारा, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स वाइज में बता देता हूँ। तो ये है सबसे पहला कि यहाँ पर हमारा यूज हुए हैं थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, थाउजेंड्स, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो यूज होती थी। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें कंज्यूम कंज्यूम्ड लॉट्स ऑफ पावर। लॉट्स ऑफ पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये काफी कंज्यूम करता था। फिर आपका है, चूंकि जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगला है लार्ज इन साइज, डेफिनेटली। फिर अगला है वेरी एक्सपेंसिव, not easy to shift from one place to another, not easy to shift from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं। फिर है आपका पंच कार्ड यूज होते थे, पंच कार्ड का राइटिंग माइंड मत करिएगा। और आपका ठीक है, इतने मेरे ख्याल से काफी हो गए। तो देखिए क्या है आपका जो यूजेस है उसमें, आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्निक जो है वो हमारी फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल की गई है। पहले तो साल बात करते हैं, तो ये 1943 से 1953 है। टेक्निक बेटा यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई थी। और अब इसके यूजेस में क्या क्या है देखो, कि ये थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से आपका मिलके बना होता था। कमांड्स कंज्यूम लॉट्स ऑफ मेमोरी, कई बहुत सारी सॉरी लॉट्स ऑफ पावर और एज वेल एज लॉट्स ऑफ मेमोरी। जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा भाई, बहुत बड़े। एक्चुअली में क्या होता था, ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा हॉल है आपका, उतना बड़ा होता था। आप सपोज करिए 20 बाई 20 का जो है वो एक हॉल है हमारा, उतने बड़े से हॉल में ये पूरा पूरा कंप्यूटर सेटअप होते थे। तो डेफिनेटली इतना बड़ा साइज है, तो जब पावर भी हो गई, शिफ्टिंग भी आसान भी होगी, एक्सपेंसिव भी होंगे, तो वही सब चीजें मैंने पॉइंट पॉइंट करके लिख दी गई। बहुत बड़ा था, लार्ज इन साइज, वेरी एक्सपेंसिव, ये शिफ्ट करना आसान नहीं था। आप जब इतना बड़ा सोचो, 400 स्क्वायर फीट का कमरे का अगर कंप्यूटर हो तो कहाँ इतनी सारी शिफ्ट होगा। पंच कार्ड टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती थी आपका फर्स्ट जनरेशन में। तो ये आप इसी तरह से याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो मेन कंप्यूटर हैं हमारे। पहला है हमारा इनियक और दूसरा है हमारा यूनिवैक। ये हमारे, बल्कि इसको आप 1 करके लिख लो क्योंकि इसके अपग्रेडेड वर्जन भी आए हैं। फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लो। इनियक का ENIAC होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड कैलकुलेटर। ठीक है। और ENIAC और यूनिवैक का बेटा क्या होता है, यूनिवैक का आपका होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल है बेटा, ये UNIV इतना है यूनिवर्सल। फिर A से आपका ऑटोमेटिक है और C से हमारा क्या है, कंप्यूटर। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, हमारी ENIAC और यूनिवेक। तो बड़ा आज के फिर इस लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी और आपको भी समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक कमेंट में अपना पॉइंट छोड़ सकते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको जो पहले भी बोला वही मैं अभी भी बोलूंगा कि हमेशा प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स को देखिए। आप मान लीजिए कहीं बीच में पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो आपको जो है वो समझने की सुविधा मिलेगी, जिसमें किसी प्रकार कोई समस्या किसी को भी नहीं होगी और आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे। हमारे साथ बहुत बढ़िया टीचर्स लगे हुए हैं, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने पे मजा भी आ रहा होगा। फिलहाल अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मैं चाहूंगा कि आप लाइक जरूर करके जाइएगा, अच्छा लगेगा। आज के लिए बेटा फिर इतने रखते हैं, मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग से लेक्चर में कल सेम डेट, कल की डेट में सेम टाइम पे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।